मैं कुशल हूं आईसर भोपाल से और आज हम सिग्नल्स एंड सिस्टम्स कोर्स का मॉड्यूल 5.7 सीखेंगे जिसमें हम LCCD सिस्टम्स के फ्रीक्वेंसी रिस्पांस के बारे में जानेंगे। तो हमने पिछले मॉड्यूल में LCCD का बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा था और हमने देखा था कि LCCD सिस्टम्स में आप अगर इनिशियल रेस्ट की कंडीशन लगा देते हैं तो वो सिस्टम कॉजल और LTI हो जाता है। तो LCCD सिस्टम प्लस इनिशियल रेस्ट कंडीशन हम अगर लगा दें तो वो सिस्टम कॉजल LTI सिस्टम बन जाता है। तो हमने एक बेसिक एग्जांपल भी लिया था dy बाई dt प्लस 2y इज इक्वल टू x ऑफ t और फिर हमने इनपुट लिया था x इक्वल टू k टाइम्स e पावर 3t u ऑफ t और इसको फिर होमोजेनस और पर्टिकुलर सोल्यूशन में सेपरेट करके हमने फिर पाया था दैट y इज इक्वल टू k बाई 5 टाइम्स e पावर 3t माइनस e पावर माइनस 2t टाइम्स u ऑफ t। तो ये था इस इक्वेशन का टाइम डोमेन सोल्यूशन। अब हम देखेंगे कि इस इक्वेशन को हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में कैसे एनालाइज कर सकते हैं और उससे उनकी क्या प्रॉपर्टीज हम डिराइव कर सकते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हम जब किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को जब फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करते हैं या ट्रांसफॉर्म करते हैं तो जो डेरिवेटिव्स होते हैं टाइम डोमेन में वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में जे ओमेगा का प्रोडक्ट बन जाते हैं। यानी कि हमने ये फूरियर ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज में सीखा था कि अगर x ऑफ t का अगर फूरियर ट्रांसफॉर्म इज कैपिटल X ऑफ जे ओमेगा तो dx बाई dt का फूरियर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा जे ओमेगा टाइम्स कैपिटल X ऑफ जे ओमेगा। उसी तरीके से अगर y का फूरियर ट्रांसफॉर्म इज कैपिटल Y ऑफ जे ओमेगा तो dy बाई dt का जो फूरियर ट्रांसफॉर्म है वो हो जाएगा जे ओमेगा टाइम्स कैपिटल Y ऑफ जे ओमेगा। तो अब हम अगर इस इक्वेशन को अगर हम फूरियर ट्रांसफॉर्म अगर हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो हमारे पास आएगा जे ओमेगा टाइम्स कैपिटल Y ऑफ जे ओमेगा प्लस 2 कैपिटल Y ऑफ जे ओमेगा इज इक्वल टू कैपिटल X ऑफ जे ओमेगा। तो यहाँ पे हम अगर अब इस इक्वेशन से हम अगर कैपिटल Y अगर कॉमन लेते हैं और फिर x को उससे डिवाइड करते हैं तो हम लिख सकते हैं दैट कैपिटल Y ऑफ जे ओमेगा बाई कैपिटल X ऑफ जे ओमेगा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस जे ओमेगा। तो यहाँ पे हमारे पास अभी जो इक्वेशन आया है फ्रीक्वेंसी डोमेन में वो हमें ये बताता है कि हमारा ये जो LCCD इक्वेशन था उसे हमने फ्रीक्वेंसी डोमेन में रिप्रेजेंट किया और फिर हमने उसे आउटपुट और इनपुट के रेशियोज के माध्यम से रिप्रेजेंट किया। तो हमारे पास आया कि रेशियो ऑफ आउटपुट बाय इनपुट इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनपुट। तो ये जो राइट साइड है यहाँ पे इनपुट का कोई डिपेंडेंस नहीं है, आप इनपुट कुछ भी लें, ये जो कैपिटल Y और कैपिटल X का रेशियो है वो हमेशा एक इंडिपेंडेंट फंक्शन होगा। ये LTI सिस्टम्स की एक बहुत खास प्रॉपर्टी है जो उसके मैथमेटिकल एनालिसिस को बहुत आसान कर देती है। तो ये जो क्वांटिटी है कैपिटल Y बाय कैपिटल X LTI सिस्टम में उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑफ द सिस्टम। तो उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे यूजिंग द सिंबल कैपिटल H। सो कैपिटल Y ऑफ जे ओमेगा by capital X of j omega is equal to capital H of j omega. This is a extremely important concept कि LTI सिस्टम में फ्रीक्वेंसी डोमेन में आउटपुट और इनपुट का जो रेशियो है वो इनपुट पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है और वो
किसी भी इनपुट के लिए समान रहता है। तो इसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। तो अभी आप ये पूछ सकते हैं कि हमारा ये जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है ये एक फ्रीक्वेंसी डोमेन में एक फंक्शन है, तो इसका टाइम डोमेन में रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा। तो हम अगर इसे टाइम डोमेन में अगर रिप्रेजेंट करें तो वो कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि हमारा जो कैपिटल Y ऑफ जे ओमेगा बाई कैपिटल X ऑफ जे ओमेगा है, दैट इज इक्वल टू कैपिटल H ऑफ जे ओमेगा विच इज द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम। और इस सिस्टम का अगर आप इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म अगर आप लेते हैं तो आपको मिलेगा स्मॉल h ऑफ t, जिसे कहते हैं इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम। तो अब ये इम्पल्स रिस्पॉन्स क्या होता है? ये इम्पल्स रिस्पॉन्स होता है द आउटपुट व्हेन द इनपुट टू द सिस्टम इज अ डिराक डेल्टा फंक्शन। यानी कि आप इस LTI सिस्टम में अगर डेल्टा ऑफ t अगर इनपुट देते हैं तो आपका जो आउटपुट होगा h ऑफ t। यानी कि ये हमें क्या बताता है कि LTI सिस्टम में अगर आपने अगर डेल्टा इनपुट के लिए अगर आपको आउटपुट अगर पता है तो फिर किसी भी और इनपुट के लिए आप आउटपुट बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं विदाउट एक्चुअली हैविंग टू डू एनी फर्दर एक्सपेरिमेंट्स। तो वो आप कैसे करेंगे? डेल्टा ऑफ टी इनपुट के लिए आप आउटपुट h ऑफ टी पता कीजिए, फिर h ऑफ टी को फूरियर ट्रांसफॉर्म करके आप कैपिटल H ऑफ जे ओमेगा निकालिए, उसको आप कैपिटल X ऑफ जे ओमेगा से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर आपके पास कैपिटल Y आ जाएगा और उसका जो इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म है उससे आपको आउटपुट यानी कि y ऑफ t मिल जाएगा। तो ये है एक सिंपल प्रोसेस टू फाइंड द आउटपुट ऑफ एन LTI सिस्टम फॉर एनी गिवन इनपुट। तो हमारा जो सिस्टम था जिसको हमने अभी अभी स्टडी किया, दैट वाज dy बाई dt प्लस 2y इज इक्वल टू x। तो इसको हमने जब फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट किया तो हमारे पास आया कैपिटल Y बाई कैपिटल X इज इक्वल टू कैपिटल H विच इज इक्वल टू 1 बाई 2 प्लस जे ओमेगा। अब सवाल है कि इस फ्रीक्वेंसी डोमेन फंक्शन का जो इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म है वो क्या होगा। अब जैसा कि हम जानते हैं, जब हमने फूरियर ट्रांसफॉर्म स्टडी किया था तो हमने देखा था कि जो e पावर माइनस AT u ऑफ t जो फंक्शन होता है उसका ट्रांसफॉर्म होता है 1 बाई a प्लस जे ओमेगा इफ a इज पॉजिटिव। तो इसको हम इस्तेमाल करके इस एक्सप्रेशन का इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं which will be equal to, so this implies that h of t is equal to e power minus 2t u of t। ये कहां से आया? इस एक्सप्रेशन को अगर आप देखें, so this is 1 by a plus j ओमेगा, यहां पे है 1 by 2 plus j ओमेगा, यानी कि ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन इक्विवेलेंट है फॉर a equal to 2। तो इसका इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म इज दिस विच इज e पावर माइनस AT u of t। अब ये कैसे आया था? ये आप अगर फूरियर ट्रांसफॉर्म का वीक के मॉड्यूल्स को देखें तो आपको ये वापस से याद आ जाएगा। तो फिर इस एक्सप्रेशन को यूज करके हम लिख सकते हैं कि इस फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स का जो करस्पॉन्डिंग इम्पल्स रिस्पॉन्स है वो होगा ये। यानी कि इस सिस्टम में हम अगर डेल्टा ऑफ टी अगर इनपुट देते हैं तो हमारा आउटपुट होगा e पावर माइनस 2t u ऑफ t। तो ये एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल एक फर्स्ट ऑर्डर LTI सिस्टम का। अब एक सेकेंड ऑर्डर LTI सिस्टम लेके देखते हैं कि उसमें हम किस तरीके से आउटपुट निकाल सकते हैं। तो हम अगर एक सिंपल सेकेंड ऑर्डर LCCD अगेन अगर लेते हैं, डी स्क्वायर वाई बाई dt स्क्वायर प्लस 6 dy बाई dt
प्लस 8y इज इक्वल टू 2x। तो इसका हम अगर अगेन फ्रीक्वेंसी डोमेन में अगर रिप्रेजेंट करें तो ये बन जाएगा d by dt इज multiplication by j omega in the frequency domain. So d square by dt square will be multiplication by j omega whole square in the frequency domain. So this is j omega whole square into capital Y of j omega plus 6 j omega capital Y plus 8 capital Y is equal to 2 capital X in the frequency domain. तो अगेन हम अगर कैपिटल Y को अगर कॉमन लेते हैं और वापस से वैसे ही कैपिटल Y बाई कैपिटल X अगर निकालते हैं, सो दिस इज इक्वल टू h ऑफ j ओमेगा इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन विच इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस j6 ओमेगा प्लस 8। ये माइनस ओमेगा स्क्वायर कहाँ से आया? j omega whole square is j square into omega square and j square is minus 1. So this gives us minus omega square. यहाँ से हमारे पास j6 omega आया जिसको आप 6j omega भी लिख सकते हैं और यहाँ से हमारा 8 आया और ये जो 2 था वो यहाँ पे हमारा 2 बन गया. So this is the frequency response of our LTI सिस्टम. अब इसका हमें अगर इम्पल्स रिस्पॉन्स निकालना है तो इसका हमें इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म लेना होगा. तो इसका इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म कैसे लें? हमारे पास अगर कोई इस तरह का एक्सप्रेशन है जिसमें डिनोमिनेटर में ओमेगा स्क्वायर है तो हमें उसे दो फर्स्ट ऑर्डर टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम अगर फर्स्ट ऑर्डर टर्म्स में अगर एक्सप्रेशन को अगर लिखते हैं तो हम फिर इस फॉर्मूला को हम यूज कर सकते हैं. तो सेकेंड ऑर्डर टर्म को फर्स्ट ऑर्डर टर्म में कैसे लिखें? उसे पहले हम फैक्टराइज करेंगे और फिर पार्शियल फ्रैक्शंस यूज करके उसे हम सेपरेट करेंगे. तो हम अगर इसे पहले फैक्टराइज करें तो हम ये देख सकते हैं कि हम इसे लिख सकते हैं 2 डिवाइडेड बाई 4 प्लस जे ओमेगा इंटू 2 प्लस जे ओमेगा. अब आप ये चेक कर सकते हैं कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपके पास ये आता है या नहीं आता है. अब देखिए ये जो 4 है वो 2 से मल्टीप्लाई होके 8 हो जाएगा. जे ओमेगा टाइम्स जे ओमेगा विल बी माइनस ओमेगा स्क्वायर और 4 जे ओमेगा प्लस 2 जे ओमेगा विल गिव यू 6 जे ओमेगा और जे 6 ओमेगा. सो हमने चेक कर लिया कि ये जो फैक्टर्स हैं ये इसको करेक्टली रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अब इसे हम पार्शियल फ्रैक्शंस का कॉन्सेप्ट यूज करके हम इसे दो अलग अलग टर्म्स में सेपरेट करेंगे. तो हम अगर वैसा करेंगे तो हमारे पास आएगा -1 बाई 4 प्लस जे ओमेगा प्लस 1 बाई 2 प्लस जे ओमेगा. आप फिर से चेक कर सकते हैं कि इन दोनों टर्म्स को ऐड करने से ये टर्म आता है या नहीं आता है. आप इसे अगर ऐड करेंगे तो आपका जो डिनोमिनेटर का जो फैक्टर होगा दैट विल बी दिस इनटू दिस, फिर यहाँ पे आएगा 2 प्लस जे ओमेगा, यहाँ पे आएगा 4 प्लस जे ओमेगा और उन दोनों को आप इस माइनस साइन के साथ अगर आप ऐड करेंगे तो आपके पास 2 आ जाएगा. तो अब ये जो इंडिविजुअल टर्म्स है इनका हम इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं और बाय यूजिंग द लिनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म हम लिख सकते हैं कि जो इसका इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म होगा और इसका इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म होगा, दोनों को ऐड करके हम फाइनल इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं अगेन बाय यूजिंग द लिनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म्स. तो इसका इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा? जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा अगर टर्म है 1 बाई ए प्लस जे ओमेगा और अगर ए पॉजिटिव है तो उसका इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है e पावर माइनस ए टी इंटू यू ऑफ टी. सो दिस इज इक्वल टू माइनस ई पावर माइनस 4t u ऑफ टी. ये जो माइनस है ये यहां से आ रहा है प्लस ई पावर माइनस 2t टाइम्स u ऑफ टी, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं e पावर माइनस 2t माइनस ई पावर माइनस 4t u ऑफ टी.
तो ये जो है ये इस सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स है। इम्पल्स रिस्पॉन्स क्या होता है? अगेन टू रिमाइंड यू, अगर हम सिस्टम में अगर डेल्टा ऑफ टी इनपुट अगर दे रहे हैं तो उसका जो आउटपुट होता है वो होता है h ऑफ टी विच इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। अब ये था, हमने दो सिंपल एग्जांपल्स लिए और फिर देखा कि उनको हम कैसे फ्रीक्वेंसी डोमेन में रिप्रेजेंट करके उनका हम इम्पल्स रिस्पॉन्स किस तरीके से निकाल सकते हैं। अब देखते हैं कि हमारे पास अगर कोई जनरल एलसीसीडी इक्वेशन अगर दिया हुआ है तो उसका हम फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन कैसे निकाल सकते हैं। तो जो जनरल जो एलसीसीडी होता है उसका एक्सप्रेशन जैसा कि हमने पहले देखा था होता है समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 0 टू कैपिटल N a k d k y by dt k is equal to summation k equal to 0 to m b k d k x by dt k। अगेन मैं आपको याद दिला दूं कि इस नोटेशन का मतलब है कि आपने y को t के रेस्पेक्ट में k टाइम्स डिफरेंशिएट किया है और वैसे ही यहाँ पे आपने x को t के रेस्पेक्ट में k टाइम्स डिफरेंशिएट किया है, जिसे हम इस फॉर्म में लिख रहे हैं। और यहाँ पे हमारे जो a k और जो b k हैं दे आर कॉन्स्टेंट्स एंड दे कैन बी आर्बिट्ररी कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो इसे हम अगर अभी फ्रीक्वेंसी डोमेन में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो वंस अगेन हम अगर इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो जो हमारे डेरिवेटिव्स हैं वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में बन जाएंगे मल्टीप्लिकेशन बाय j ओमेगा। सो दिस कैन बी रिटन एज समेशन k इक्वल टू 0 टू n a k टाइम्स j ओमेगा पावर k कैपिटल Y ऑफ j ओमेगा इक्वल टू समेशन k इक्वल टू 0 टू कैपिटल M b k टाइम्स j ओमेगा पावर k टाइम्स कैपिटल X ऑफ j ओमेगा। तो आप फिर से देख सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड में जितने टर्म्स हैं उनमें से हम कैपिटल Y को कॉमन ले सकते हैं क्योंकि अब वो k पे डिपेंड नहीं कर रहा है। उसकी जो डेरिवेटिव थी विच डिपेंडेंट ऑन k वो अब इस टर्म में कैप्चर हो गया है और क्योंकि यहाँ पे एक सिंपल प्रोडक्ट का रिलेशन है तो हम कैपिटल Y को बाहर ले जा सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे राइट साइड में जो पहले जो हमारा डेरिवेटिव था विथ रेस्पेक्ट टू टाइम k टाइम्स, वो डेरिवेटिव अब j ओमेगा पावर k के टर्म्स में कैप्चर हो गया है और यहाँ पे भी सिर्फ एक सिंपल प्रोडक्ट का रिलेशनशिप है जिसकी वजह से हम कैपिटल X को इस समेशन के बाहर ले जा सकते हैं। तो हम अगर अब उसे बाहर ले जाएंगे और वापस से हम कैपिटल X को यहाँ नीचे ले आएंगे, सो दिस कैन बी रिटन एज समेशन ऑफ k इक्वल टू 0 टू m b k टाइम्स j ओमेगा पावर k डिवाइडेड बाय समेशन k इक्वल टू 0 टू n a k टाइम्स j ओमेगा पावर k। तो ये है फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन एक जनरल LCCD का विच इज इक्वल टू कैपिटल H ऑफ j ओमेगा विच इज इट्स फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। तो अभी हमने देखा कि हम एक जनरल LCCD का फ्रीक्वेंसी डोमेन में रिप्रेजेंटेशन कैसे निकाल सकते हैं और यहाँ पे फिर से हमने देखा कि जो कैपिटल Y बाय कैपिटल X है उसका जो एक्सप्रेशन है वो सिर्फ फ्रीक्वेंसी पे और जो ए के बी के कॉन्स्टेंट्स है उन पे डिपेंड करता है और इनपुट पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल H ऑफ j ओमेगा से जो उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कहलाता है। तो ऐसे ही किसी भी गिवन आर्बिट्ररी LCCD को हम इस तरीके से ट्रांसफॉर्म करके उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स निकाल सकते हैं और फिर इस गिवन एक्सप्रेशन को हम इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म लेके हम उसका इम्पल्स रिस्पॉन्स निकाल सकते हैं। इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म कैसे लिया जाए? वैसे ही जैसा हमने पिछले एग्जाम्पल में लिखा था, आप पहले इसके डिनोमिनेटर को फैक्टराइज कीजिए अलग अलग लीनियर टर्म्स में
और फिर उसे पार्शियल फ्रैक्शंस के माध्यम से आप उन्हें सेपरेट टर्म्स में लिख दीजिए विथ बाय यूजिंग एडिशन, और फिर उन इंडिविजुअल टर्म्स का हम इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द स्टैंडर्ड फॉर्मूला, और फिर उन इंडिविजुअल इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म को ऐड करके हम फाइनल इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द लीनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म्स। सो यहां से फिर हमारे पास h ऑफ j ओमेगा में आप इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई करके आप h ऑफ t फिर निकाल सकते हैं विच इज इट्स इम्पल्स रिस्पॉन्स। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो कॉन्सेप्ट है कि आप एक LCCD का जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है वो इनपुट पे डिपेंड नहीं करता है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये हर LTI सिस्टम के लिए वैलिड है। जैसा कि मैंने आपको पिछले मॉड्यूल में बताया था कि कुछ LTI सिस्टम्स ऐसे होते हैं जिन्हें आप एज LCCD रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन उन LTI सिस्टम के लिए भी जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स होता है वो आउटपुट और इनपुट का रेशियो होता है फ्रीक्वेंसी डोमेन में, और वो रेशियो इनपुट पे डिपेंड नहीं करता है। यानी कि किसी भी LTI सिस्टम के लिए आप उस LTI सिस्टम को आप एज फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एक्सप्रेशन या टाइम डोमेन में एज इम्पल्स रिस्पॉन्स एक्सप्रेशन आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अभी हमने ये LCCD के लिए डिराइव किया है, अगले हफ्ते हम देखेंगे कि इसे हम एक जनरल LTI सिस्टम के लिए किस तरीके से हम डायरेक्टली डिराइव कर सकते हैं विदाउट अज्यूमिंग दैट उसका रिप्रेजेंटेशन LCCD में है। इस वीक में हम एक और मॉड्यूल देखेंगे जिसमें हम इसी कॉन्सेप्ट को देखेंगे कि एक LCCD को आप टाइम डोमेन में किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थैंक यू।